माया ने आश्चर्य से देखते हुए कहा, अश्विन यह क्या तमीज है? पहले तुम यह बताओ कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी? मैं? अब उसने अश्विन खुद से पीछे धकेलते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग ठीक है माया सिंघल के अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि उसे किसी का पीछा करना पड़े, समझे? जो औरत मेरा पीछा कर रही थी उसके आंखें नीली और पैर की एड़ी में टैटू है। तो किसी की भी आंखें नीली हो सकती है और किसी के पैर पर भी टैटू हो सकता है। बकवास बंद करो माया, तुम कॉन्टैक्ट लेंस भी तो पहनती हो। हाँ पहनती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। देखो माया, सीधे तरह से बता दो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मैं बात को यही खत्म कर दूंगा। अब अश्विन की आवाज में नरमी है। तू फिर सुनो, यही कि तुम पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। मैंने तुम्हें अपने बिस्तर पर सवार क्या कर लिया, तुम तो मेरे सिर पर सवार हो गए। अभी के अभी निकलो यहाँ से, वरना मैं अपने वकील को बुला लूंगी। माया की आंखें आग उगल रही है। अश्विन ने भी रोष भरी नजर उस पर डाली और उसके कमरे से निकल गया। अगली सुबह जब वह पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसका मूड पहले से ही उखड़ा हुआ था। उसने सुनील को कड़वी कॉफी पिलाने के लिए इतनी बुरी तरह डांटा कि वह भी सहम गया। उसका ऐसा रवैया देखकर अमन पूछने लगा, किसका गुस्सा उतार रहा है? अब उसने माया से हुई अपनी कल की मुलाकात के बारे में बता दिया। यार माया सिंघल बहुत टेढ़ी चीज है। तुझे क्या लगा कि तू उसे धमकाएगा और वो बड़े आराम से सच उगले देगी? हमें अभी यह भी नहीं पता कि उसके पास सच उगलने को कुछ है भी या नहीं। अनुज की बात सुनकर अश्विन चुप जो गया। एक लंबी गहरी सांस लेने के बाद उसने पूछा, कोमल कैसी है? पहले से बेहतर है, 1-2 दिन में डिस्चार्ज मिल जाएगा। अच्छा, उस किलर वाले केस में एक लीड मिली है क्या? अश्विन ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो अनुज ने बोलना शुरू किया। पैराडाइज क्लब के बाहर का कैमरा खराब था, पर जो रोड उसके आगे जा रही थी उसकी फुटेज से पता चला है कि कोई अमन का पीछा कर रहा था। अच्छा हाँ, उस माया ने बताया था कि अमन ने सुनसान सड़क पर उसके साथ मजे लेने के लिए गाड़ी रोकी थी। सरायकाले खान के साथ कोई गली जाती है वहां पर। अश्विन ने पानी का घूंट पीते हुए बताया। बड़ी जल्दी याद आ गया मैडम को। अश्विन, मेरी थ्योरी कहती है या तो किलर पैराडाइज क्लब से उसकी गाड़ी में छुपा होगा और फिर जब अमन माया को छोड़ने बाहर निकला तो वह डिक्की से उसके पीछे वाली सीट पर आया और उसकी सोसाइटी के बाहर उसका मर्डर कर दिया, या फिर पहले उसने उसका पीछा किया और जब अमन और माया गाड़ी से निकले तो वह पीछे वाली सीट पर छुपा और फिर सोसाइटी के बाहर पहुंचकर मर्डर कर दिया। यानी दोनों ही सूरतों में माया के अपार्टमेंट के बाहर से वो दाखिल हुआ। अनुज ने अश्विन की तरफ देखते हुए कहा, यार तेरी थ्योरी गलत नहीं है, पर यह भी हो सकता है कि वह क्लब पैराडाइज से ना छुपकर उस गली से उसकी गाड़ी में घुसा हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस गली में भी कोई सीसीटीवी होंगे। अश्विन पेपरवेट घुमाते हुए बोला। खैर, मैंने यश को कहा है कि वह पीछा करने वाली गाड़ी पर कोई अपडेट लाए और अब मैं सराय काले खान वाला फुटेज भी मंगवा लेता हूँ। और वो सिक्योरिटी गार्ड माया की सोसाइटी वाला? अश्विन ने अमन से सवाल किया। वह अपने बाप की 13वीं पर गांव गया है, पवन को भेजा है मैंने उससे पूछताछ करने के लिए। अभी वह बात कर हो रहे होते हैं कि यश आकर बताता है कि सर वह पीली सेंट्रो किसी शिवाकांत ठाकुर की है और थोड़ी देर में वह स्टेशन पहुंचने वाला है। कहीं अमन या उसके पापा का कोई दुश्मन तो नहीं? रिकॉर्ड तो दोनों बाप बेटे का साफ ही है। अमन ने अश्विन की बात का जवाब दिया। पवन माया की सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड मनोहर के पास पहुंच गया तो उसने पवन को बड़े आदर के साथ बिठाते हुए कहा, सर आप क्यों इस गरीब के गांव आ गए? मैं तो खुद ही आ जाता। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, समझे? अच्छा, यह तो पता होगा ना कि अमन मेहरा का मर्डर हो गया है। वही अमन न जिसका माया मैम के साथ चक्कर था? हाँ वही। हाँ सर, सुना तो था, उसने सोचते हुए जवाब दिया। अब बता, उस रात सोसाइटी के बाहर किसी को देखा था? अब मनोहर के सामने उस दिन का दृश्य आ गया जब अमन और माया गाड़ी से बाहर निकलकर एक दूसरे को चूमते हुए एक दूसरे से विदा ले रहे हैं।
और तभी मनोहर को एक व्यक्ति दिखाई दिया जो झुकते हुए अमन की गाड़ी का गेट खोलकर पीछे वाली सीट में दाखिल हुआ। इससे पहले वो अमन को कुछ कहता, वह जल्दी से वहां से गाड़ी लेकर निकल गया। मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ मनोहर, पवन की आवाज सुनकर वह वापस वर्तमान में आया। हाँ साहब, किसी को देखा था बैठते हुए, पर उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था और उसने काले रंग का बड़ा सा कुर्ता पहना था और कुर्ता इतना लंबा था कि नीचे जीन्स है या पजामा यह भी दिखाई नहीं दिया और झुका होने के कारण वह ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसकी हाइट, कुछ शरीर की बनावट, कुछ तो देखा होगा। सर, दिखने में पतला दुबला लग रहा था, मनोहर ने सोचते हुए कहा। तुमने माया को नहीं बताया? सर, सुबह बताया था पर उन्होंने यह कहकर बात टाल दी कि मैं पीकर कुछ भी कहता हूँ। लेकिन साहब, मैं उस दिन पिया हुआ नहीं था, यह कहकर उसने मुंह बना लिया। ठीक है, दिल्ली आकर पुलिस में अपना बयान दे जाइयो। मनोहर ने भी हाँ में सिर दिला दिया। पवन ने मनोहर से हुई बातचीत फोन पर अनुज को बताई तो वह बोला, अश्विन, यह बात तो पक्की हो गई। किलर माया की सोसाइटी के बाहर से अमन की गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बैठा था। अब अश्विन पुलिस स्टेशन से यह कहते हुए जाने लगा, इस मोहमाया का जाल कुतरने के लिए शायद एक आदमी हमारी मदद कर सकता है। करीब 2 घंटे बाद शिवाकांत हाथ में एक फाइल लिए पुलिस स्टेशन में पहुंच गया। अनुज ने उसे गौर से देखा तो वह अधेड़ उम्र का और थोड़ा बौने कद का आदमी। अब अनुज ने उसे बैठने के लिए कहा। उसके बैठते ही अनुज ने शिवाकांत से सवाल पूछना शुरू कर दिया। शिवाकांत, वो पीली रंग की सेंट्रो आपकी है? सर, गाड़ी तो मेरी है, लेकिन क्या? उसके बोलने से पहले ही अनुज ने अपनी बात बोल दी। सर, दरअसल मैं लोगों को किराए पर गाड़ी देने का काम करता हूँ, इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए अपनी फाइल लाया हूँ, जिसमें हम सब रिकॉर्ड रखते हैं। उसने फाइल उसकी तरफ करते हुए कहा। अनुज ने 7 दिसंबर का रिकॉर्ड देखा तो वह गाड़ी किसी मेहुल कुमार ने ली थी। फिर उसका साथ में लिखा फोन नंबर देखकर अनुज ने उसे फोन मिलाया तो फोन बंद जाने की सूचना सुनाई देने लगी। फिर उसने उसका एड्रेस देखा तो वह बड़ी ही गंदी हैंडराइटिंग में लिखा था, जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल था। डैम इट! मिस्टर शिवाकांत, क्या आप उस आदमी का स्केच बनवा सकते हो? जी सर। वैसे वह कोई 27 से 28 साल का लड़का था। रात को गाड़ी लेकर गया और सुबह गाड़ी लौटा दी। अब अनुज ने सुनील को बुलाकर शिवाकांत को स्केच बनवाने के लिए आर्टिस्ट के पास लेकर जाने के लिए कहा। उसके जाते ही अनुज ने एक गहरी सांस ली और फिर कोमल की मां को फोन मिलाकर कोमल का हालचाल पूछने लगा। अश्विन होटल शेग्रिला के रिसेप्शन पर गया और वहां बैठी खूबसूरत लड़की से बोला, कल जो शख्स टेबल नंबर 11 पर बैठा था, क्या आप उसके बारे में बता सकती हैं? सॉरी सर, हमें इसकी परमिशन नहीं है। अब उसने अपना आईडी दिखाया तो वह सकपकाकर अपने लैपटॉप पर देखने लगी। सर, उनका नाम अभिरंजन चौधरी है। क्या वो यहाँ आएंगे? सर, वो इस समय अपने रूम नंबर 101 में है, जो 10वें फ्लोर पर है। और मिस माया? वह भी अपने रूम में है। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए उसके सवालों का जवाब दिया। अब अश्विन लिफ्ट से ऊपर की ओर जाने लगा और फिर उसने अभिरंजन के रूम का दरवाजा नॉक किया तो उसने कुछ मिनट बाद अपने रूम का दरवाजा खोला और वह अश्विन को पहचान गया। अब उसने उसे अंदर आने के लिए रास्ता दे दिया। अब वे दोनों बेडरूम के साथ बने ड्राइंग रूम में गए तो वह बोला, आइए मिस्टर अश्विन, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप तो मेरा नाम जानते हैं, अभिरंजन चौधरी ने बैठते हुए कहा। मैं आपको भी जानता हूँ, आप एक काबिल, बहादुर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। कॉफी लेंगे? अब उसने कॉफी का जग उठाया और उसमें कॉफी डालने लगा। फिर उसने अश्विन की तरफ कॉफी का कप बढ़ा दिया। मेरे बारे में जानकारी रखने की खास वजह? माया सिंघल के हर करीबी को जानना ही मेरा काम है और इसी बात के मुझे पैसे मिलते हैं। उसने कॉफी का घूंट भरा। क्या आप मुझे माया के बारे में बता सकते हैं? उसके भाई ने आपको उस पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? उसकी हरकतें ही ऐसी है, 2 मर्डर हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, किसी भी भाई को फिक्र होगी।
अब उसने अश्विन के माया के बारे में पूछे जाने पर बोलना शुरू किया। अमित सिंघल के बाप रवीश सिंघल ने 2 शादियां की थी। उसकी पहली बीवी के मर जाने के बाद उन्होंने माया की मां रोमा से शादी की। उनसे उनको 2 बच्चे हुए, एक माया और दूसरी शनाया। शनाया इस समय लंदन में है और माया अपने भाई के साथ उसकी कंपनी में पीआर का काम करती है। उसकी प्रॉब्लम यह है कि उसे पता ही नहीं उसे क्या चाहिए। उसके इसी नेचर की वजह से अमित ने मुझे उसके पीछे लगाया है। उसने अब कॉफी का कप टेबल पर रखते हुए जवाब दिया। आपको क्या लगता है इन दोनों मर्डर में उसका हाथ हो सकता है? वह बहुत स्मार्ट लड़की है, कोई बेवकूफ नहीं। उसे इन मर्डर से क्या मिलेगा? जबकि दोनों लड़के उसके इशारे पर नाचते थे। अभिरंजन ने अश्विन ने को घूरते हुए जवाब दिया। पर वह पुलिस से काफी इंफॉर्मेशन छुपाती है, जैसे किलर की मदद कर रही हो या खुद ही। देखिए, जितना बैकग्राउंड चेक मैंने किया है उस हिसाब से मैं यही कह सकता हूँ, माया एक मस्तमौला, बेपरवाह, चंचल और चालाक लड़की है। उसे इन लड़कों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आज आपको दुखी दिखेगी पर अगले पल वो नॉर्मल होकर नए प्यार की तलाश में निकल लेगी। और यही पुलिस से इंफॉर्मेशन छुपाने की बात तो उसे कुछ बताना जरूरी ही नहीं लगा होगा। फिर भी आपको कुछ लगता है तो है आप। मुझे माया पर शक है क्योंकि 2 रातों से कोई मेरा लगातार पीछा कर रहा था और जो मुझे सबूत मिले हैं वह उसके खिलाफ है। अब अभिरंजन चौधरी ने टेबल पर बंद पड़ा अपना लैपटॉप खोला और अश्विन की तरफ घूमते हुए कहा, माया की 2 रातें इसी होटल में गुजर रही है। अश्विन ने गौर से देखा तो माया एक रात होटल के पब में पार्टी करती नजर आ रही है और दूसरी रात एक फोटो में किसी लड़के के साथ बातचीत करती नजर आ रही। पर यह तो रात 8 बजे से 10 बजे का समय है। मैं 10 बजे की बात कर रहा हूँ। अब अभिरंजन ने उसे एक वीडियो दिखाई जिसमें एक दिन वह सोती नजर आ रही और दूसरे दिन मां एक लड़के के साथ अपनी रातें रंगीन करती नजर आ रही है। आपने उसके बेडरूम में कैमरा लगाया हुआ है? अश्विन ने उसे गौर से देखा। नहीं, दरअसल यह सोने वाली वीडियो यहाँ के स्टाफ ने लाकर दी और यह लड़का कुछ ज्यादा चालाक था। माया की वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने की फिराक में था। मुझे इस पर शक हुआ तो इसने मेरे साथ एक सौदा कर लिया। उसने अश्विन को सफाई दी। अब उसने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है मिस्टर अभिरंजन, थैंक यू सो मच। दोबारा कभी आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपकी जरूर याद करूंगा। यह कहकर उसने अभिरंजन से हाथ मिला लिया। अब वह होटल से बाहर निकला तो उसने राघव को कॉल कर कहा, इस माया और इसके जासूस अभिरंजन पर नजर रखो, मुझे इनकी पल पल की खबर चाहिए। रात को अनुज हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ तो लिफ्ट से अपनी बीवी कोमल के वार्ड में जाने के लिए 2nd फ्लोर पर रुक गया, पर तभी उसे लिफ्ट के पास से गुजरती नर्स के मुंह से कुछ ऐसा सुना कि वह 3rd फ्लोर पर जाने के लिए मजबूर हो गया।